नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि SQL सर्वर के अंदर स्टोर्ड प्रोसीजर किस तरीके से बनाए जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। बिना स्टोर्ड प्रोसीजर समझे आप कोई भी एक अच्छे लेवल का प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्टोर्ड प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले अगर स्टोर्ड प्रोसीजर की डेफिनेशन बोलूँ तो ये है, स्टोर्ड प्रोसीजर इज ए ग्रुप ऑफ SQL स्टेटमेंट्स कंपाइल्ड इनटू वन। कंपाइल्ड इनटू वन का मतलब क्या होता है, देखिए कि आप कोई भी SQL क्वेरी अगर C# के अंदर लिखते हो, वो SQL क्वेरी किसी डेटा अडेप्टर के थ्रू डेटाबेस तक जाती है। वहां जाके पहले वो कंपाइल होती है, देन एग्जीक्यूट होती है। बट अगर मैं स्टोर्ड प्रोसीजर की बात करूं तो स्टोर्ड प्रोसीजर सिर्फ एक बार ही कंपाइल होते हैं जब आप प्रोसीजर को क्रिएट करते हो, यानी कि उसका कंपाइल्ड आउटपुट जो होता है वो आपके SQL सर्वर के अंदर ही स्टोर हो जाता है। तो जब भी आप उस प्रोसीजर को कॉल करेंगे तो वो आपकी जो कोड है, आपका जो भी आपने SQL स्टेटमेंट्स लिखे हैं उस पर्टिकुलर स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर, वो कोड आपका रिकम्पाइल नहीं होता, डायरेक्ट एग्जीक्यूट होता है। तो इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। स्टोर्ड प्रोसीजर कैन इंप्रूव सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिक्योरिटी किस तरीके से प्रोवाइड कराता है, जैसे आप कोई भी SQL स्टेटमेंट लिखते हो। अगर मैं बात करूं कि आज तक आप ट्रेडिशनल SQL की क्वेरी लिखते आए C# के अंदर, तो कोई भी यूजर उसमें SQL इंजेक्शन भी इंप्लीमेंट कर सकता है। SQL इंजेक्शन क्या होता है कि कोई स्ट्रिंग में चेंज कर दिया उसने, जो आप क्वेरी लिखते हो SQL क्वेरी, उसमें उसने जो वैल्यू दी है, टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर जो वैल्यू दी है, वो SQL इंजेक्शन के अकॉर्डिंग दे दी। ये मैं आपको आगे भी समझा दूंगा SQL इंजेक्शन किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है और कैसे उससे बचा जा सकता है। वो C# का कोड है आपका, ठीक है। तो वहां पर अपनी सिक्योरिटी के अंदर कोई भी इश्यूज आ सकते हैं, तो ये ऐसा इसके अंदर नहीं है। डायरेक्टली आप स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल कराते हैं। परफॉर्मेंस के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि ये एक बार ही कंपाइल होता है, डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है। It is a script that has been saved in SQL Server, especially under the stored procedure node. SQL Server में एक पर्टिकुलर एक नोड होती है stored procedure के नाम से, वहां जाके आपके सारे के सारे जो भी stored procedure होते हैं वो सेव होते हैं। A stored procedure will typically contain some business logic. Business logic का मतलब क्या हुआ, आपको डेटा इंसर्ट करना है, आपको डेटा अपडेट करना है, आपको किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा फैच करके लाना है, तो वो सारी चीजें हम स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर ही लिखते हैं। स्टोर्ड प्रोसीजर क्या है, एक सिंटैक्स है जिसमें हम SQL की क्वेरी को लिखेंगे, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है इसका मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है। यू कैन राइट ए स्टोर्ड प्रोसीजर वंस, देन कॉल इट अगेन एंड अगेन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन। मतलब एक बार तो आपने स्टोर कर लिया और बार बार से कॉल कराते रहिए, तो आपको बार बार से, जैसे अपन करते आए ना आज तक C# के अंदर कि आप SQL क्वेरी को बार बार लिख रहे हो, ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप प्रोसीजर को कॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वन टाइम आपका एग्जीक्यूशन होता है, इसका कंपाइलेशन होता है, फिर उसके बाद कितनी टाइम भी आप एग्जीक्यूशन करा सकते हैं। कंपाइलेशन बार बार नहीं होता, इस वजह से आपकी फास्ट होती है। प्लस नेटवर्क ट्रैफिक को भी ये रिड्यूस करती है। देखिए क्या होता है कि अगर मानो आप कोई ऐसा क्वेरी फायर कर रहे हो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आप एम्प्लॉय टेबल के अंदर कोई डेटा इंसर्ट कर रहे हो। आप ये चाहते हो कि SQL सर्वर ने उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए जो आपने अभी इंसर्ट किया है उसके लिए क्या आईडी असाइन किया है, एक यूनिक आईडी अगर असाइन किया है थ्रू द आइडेंटिटी फील्ड, अगर वो आपको रिट्रीव भी करना है तो आपको दो क्वेरी लिखनी पड़ेंगी, एक तो इंसर्ट क्वेरी, एक आपको आइडेंटिटी फील्ड को गेट करने के लिए सेलेक्ट क्वेरी। तो ऐसा आपको यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। आप इन दोनों क्वेरीज को एक साथ ही स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर पास कर दीजिए, तो उससे क्या होगा कि मल्टीपल क्वेरीज जाएंगी नहीं, सिर्फ प्रोसीजर कॉलिंग जा रही है और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है, तो परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। थर्ड चीज सिक्योरिटी है। SQL इंजेक्शन से आप यहाँ बच सकते हैं और यूजर्स कैन एग्जीक्यूट ए स्टोर्ड प्रोसीजर विदाउट नीडिंग टू एग्जीक्यूट एनी ऑफ द स्टेटमेंट डायरेक्टली। मतलब वो किसी भी SQL क्वेरी को नहीं एक फायर करा रहा है डेटाबेस के अंदर, वो सिर्फ एक प्रोसीजर को कॉल कर रहा है और उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट हो रहा है। अब देखिए जनरली लोगों के बीच में कंफ्यूजन होता है कि यार स्टोर्ड प्रोसीजर और फंक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो स्टोर्ड प्रोसीजर मे और मे नॉट रिटर्न ए वैल्यू, बट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न ए वैल्यू। स्टोर्ड प्रोसीजर की बात करूं तो ये हो सकता है कि कोई वैल्यू रिटर्न करे और ये भी हो सकता है कि नहीं करे, बट इन केस ऑफ फंक्शन में कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होती है, चाहे वो स्केलर वैल्यू हो या टेबल हो, ठीक है। कोई भी आप वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं। वी कैन यूज ए फंक्शन इन स्टोर्ड प्रोसीजर बट वी कांट यूज ए स्टोर्ड प्रोसीजर इन ए फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फंक्शन के अंदर तो स्टोर्ड प्रोसीजर को यूज कर सकते हैं, बट स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर फंक्शन को यूज नहीं किया जाता। कौन कौन से टाइप के स्टोर्ड प्रोसीजर होते हैं, सिस्टम स्टोर्ड प्रोसीजर होते हैं, या बोले सिस्टम डिफाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर होते हैं। जैसे कि मास्टर डेटाबेस होता है आपके SQL सर्वर के अंदर, उस मास्टर डेटाबेस के अंदर कुछ स्टोर्ड प्रोसीजर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। वो क्या बताते हैं, उनका पर्पस क्या होता है, आपने कोई भी SQL क्वेरी लिखी आपको और वो एग्जीक्यूट कराई, तो नीचे एक मैसेज आता है योर
कमांड इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो मैसेज कहाँ से आ रहा है, वो एक मास्टर डेटाबेस के अंदर एक प्री डिफाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर जिसकी वजह से वो मैसेज आ रहा है, तो वो सिस्टम डिफाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर होते हैं जो SQL सर्वर आपको खुद देता है। दूसरे टाइप के होते हैं यूजर डिफाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर, कि किस तरीके से यूजर खुद अपने प्रोसीजर बनाता है और उनको इम्प्लीमेंट करता है। तीसरा है टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर। इसमें भी दो तरीके के होते हैं, एक तो नॉन पैरामीटराइज्ड और एक पैरामीटराइज्ड। जहाँ पैरामीटर पास नहीं करते वो नॉर्मल स्टोर्ड प्रोसीजर हो गया। मानो आपको सिर्फ सेलेक्ट क्वेरी लगानी है कि सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम टेबल नेम, तो इसमें कोई वेयर क्लॉज वगैरह लगा नहीं रहे आप, तो उस कंडीशन में आप नॉन पैरामीटराइज्ड स्टोर्ड प्रोसीजर यूज में ले सकते हो। पैरामीटराइज्ड कब लेते हैं, जब आपको कोई पैरामीटर पास करना है, लाइक इंसर्ट क्वेरी लिख रहे हो तो आप पैरामीटर को पास करोगे। तो चलिए अब इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं और कैसे अपन इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं अपने डेटाबेस को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैं जो डेटाबेस यूज में लेने जा रहा हूँ वो है मेरा SQL सर्वर 2014। इसमें मैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को यूज में लेने जा रहा हूँ। डेटाबेस के अंदर मैं यहाँ पर जो यूज करूंगा वो गणेशा 2 डेटाबेस है मेरा। इस डेटाबेस के अंदर मानो मुझे एम्प्लॉय टेबल के लिए, एम्प्लॉय टेबल के डेटा को रिट्रीव करने के लिए मैं एक स्टोर्ड प्रोसीजर बनाना चाहता हूँ, तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा। आप क्या करें, इस डेटाबेस पर राइट क्लिक करके और न्यू क्वेरी को सिलेक्ट करें। न्यू क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे तो एक क्वेरी विंडो को आपके सामने शो कर देगा जहाँ पर आपको एक कोड लिखना है। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरी क्वेरी विंडो ओपन हो चुकी है। मैं क्या करता हूँ, एक तो इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ क्योंकि हो सकता है आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो स्क्रीन पर। तो फॉन्ट के लिए एक मिनट, ये रहा फॉन्ट्स एंड कलर्स। ठीक है, आप फॉन्ट्स एंड कलर्स में जाके अगर साइज बढ़ाना चाहते हैं फॉन्ट्स का तो आप बढ़ा सकते हैं। ये मैंने 16 कर दिया। चलिए, प्रोसीजर क्रिएट करने का बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है। आप पहले तो सबसे पहले लिखते हैं क्रिएट प्रॉप। क्रिएट प्रॉप को लिखने के बाद ये प्री डिफाइंड सिंटेक्स है, आप प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं। फिर आप प्रोसीजर का नेम लिखेंगे, गेट EMP। प्रोसीजर नेम जैसे आप जानते हैं कि यूजर डिफाइंड प्रोसीजर है तो आप कोई भी नेम ले सकते हैं। मैं इसे नॉन पैरामीटराइज्ड प्रोसीजर बनाना चाहता हूं तो मुझे कोई पैरामीटर यहाँ पास करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम, अब आप जो टेबल से आप डेटा रिट्रीव करना चाहते हो वो आप टेबल का नेम लिख दीजिए और इसे एग्जीक्यूट कराइए। आप एग्जीक्यूट करेंगे, मैसेज आपके सामने आ रहा है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब आपका प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है। कैसे देखेंगे हम प्रोसीजर को, आप प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर जाइए, यहाँ स्टोर्ड प्रोसीजर्स के नाम से एक नोड है, आप इसमें जाके देखें कि एक सेट गेट EMP जो आपने अभी प्रोसीजर बनाया है वो आपका प्रोसीजर आ गया। ये पहले का प्रोसीजर बना हुआ है, इसे ध्यान ना दें आप। सेट गेट EMP ये आपका प्रोसीजर बन चुका है। इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कराने का तरीका, एक तो आप क्वेरी विंडो से करा सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से विजार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं आप। तो आपको सिर्फ इतना सा लिखना है SP get EMP, ये मेरा प्रोसीजर हो गया। EXE क्या है, प्री डिफाइंड कमांड है। रन कराइए, आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय डेटा आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका नॉन पैरामीटराइज्ड प्रोसीजर। अब आपको पैरामीटराइज्ड प्रोसीजर बनाना है, यानी कि इस प्रोसीजर में कोई डेटा आपको पास करना है, तो आप कैसे बना सकते हो। SP get EMP, ये आप नॉट SP get EMP, इंसर्ट EMP। आप एम्प्लॉय टेबल के अंदर कोई डेटा इंसर्ट करना चाहते हो तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर एक बार फील्ड्स को देख लीजिए कौन कौन से फील्ड्स हैं आपके। ओके, अब मुझे करना क्या है, इन फील्ड्स के अंदर वैल्यू असाइन करनी है। ठीक है, तो जैसे एम्प्लॉय ID है, ये ऑटो इंक्रीमेंटेड फील्ड है तो इसमें तो मैं वैल्यू असाइन कर ही नहीं सकता। बाकी EMP नेम, EMP फादर नेम, EMP सैलरी, इनके अंदर मैं वैल्यू पास कर सकता हूँ। तो देखिए आप यहाँ क्या कर सकते हैं, @ लगा के आप पहले इनपुट पैरामीटर लेते हैं। अब मैं जैसे ले रहा हूँ EMP नेम, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो आपने टेबल के अंदर फील्ड बनाया हुआ है और जो फील्ड का नेम लिया हुआ है वो एज इट इज फील्ड का नेम आपका यहाँ पर भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप इसमें अलग भी ले सकते हैं। मैं अभी सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर अभी @ इसमें सेम लेता हूँ। ठीक है, फिर आपको इसका डेटा टाइप सेट करना है, क्योंकि जब डेटा यूजर पास करेगा तो वो डेटा इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर आएगा। आप ये मान के चल सकते हैं कि एक इनपुट टाइप वेरिएबल है जहाँ वैल्यू को यूजर असाइन करेगा। ठीक है, मैं इसे साइज देता हूँ 50, ये 50 साइज दे दिया, कॉमा। दूसरा मुझे फादर नेम इंस्टॉल करना है तो EMP फादर नेम आप देख सकते हैं, EMP फादर नेम आपका फील्ड का नेम है। मैं EMP फादर नेम ना लेके मैं कोई जैसे फादर नेम लिख देता हूँ या फिर F नेम लिख देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोस्तों कि जो आपने टेबल के अंदर कॉलम नेम लिया हुआ है वही कॉलम नेम आपका इनपुट टाइप वेरिएबल का हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो F नेम के अंदर मैं कोई दूसरा डेटा टाइप ले लेता हूँ, varchar 50। लेकिन ये रिकमेंडेड होता है दोस्तों कि जैसे आप जो डेटा टाइप यहाँ ले रहे हैं, जो आपने डेटाबेस टेबल को फील्ड को क्रिएट करते टाइम डेटा टाइप लिया है, वही डेटा टाइप आप यहाँ लें, क्योंकि वही वैल्यू आपको यहाँ पर पास करनी है। अच्छा, एक चीज और हो सकती है, जैसे आपने यहाँ नल को दे रखा है कि नल वैल्यू भी जा सकती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर सिर्फ F नेम और varchar लिख के छोड़ देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर वैल्यू आपको थ्रू इनपुट पास कराना जरूरी है, चाहे नल वैल्यू भी पास कराएं।
लेकिन आप नहीं भी कराना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वल लगा के और ये एम्प्टी स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नल वैल्यू आप बाय डिफॉल्ट पास कर रहे हो, अगर नहीं भी पास करेगा, कॉल नहीं करेगा यूजर, तो यहाँ इस तरीके से आ जाएगा। फिर तीसरा फील्ड जो है वो है आपका ईएमपी सैलरी। ईएमपी सैलरी के अंदर क्या करेंगे, ये इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर आपने यहाँ पास कर दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने ये इनपुट टाइप पैरामीटर्स को यहाँ दे दिया। फिर एज कीवर्ड लगाइए, एज के बाद अब आप इंसर्ट क्वेरी को लिखिए, इंसर्ट इनटू, और टेबल का नेम जो भी आपकी टेबल आपने बनाई हुई है मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। जिन जिन फील्ड में आप वैल्यू असाइन करना चाहते हैं उन फील्ड के नेम लिख दें, ये अच्छी एक प्रैक्टिस होती है हर डेवलपर के लिए। ईएमपी नेम, ईएमपी, क्योंकि टेबल के अंदर अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो आपका कोई भी प्रोसीजर कोई भी एरर इशू जनरेट नहीं करे, तो उसके लिए अपने को यही अप्रोच यूज में लेनी चाहिए। और तीसरा जो फील्ड है वो है ईएमपी सैलरी। ईएमपी सैलरी देने के बाद अब आपको करना क्या है, वैल्यूज लगानी है। वैल्यूज लगाने के बाद आप यहाँ पर जो भी आपने इनपुट टाइप पैरामीटर्स लिए हुए हैं उन इनपुट टाइप पैरामीटर की वैल्यू को आप यहाँ पास कर दीजिए। तो सबसे पहला पैरामीटर जो था वो @EMP नेम था, दूसरा जो पैरामीटर है वो है @F नेम, और तीसरा जो पैरामीटर है वो है EMP सैलरी। ये आपने तीसरा फील्ड भी पास कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है। आप इस प्रोसीजर को कंप्लीटली सेलेक्ट करें, एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करें, ये आपका प्रोसीजर क्रिएट हो गया। प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर जाके आप यहाँ स्टोर्ड प्रोसीजर को रिफ्रेश कीजिए तो देखिए ये आपका इंसर्ट EMP के नाम से प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है। चलिए, ये होने के बाद अब आपको करना क्या है, इस प्रोसीजर को कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं EXEC लिखा आपने, किस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो वो आप प्रोसीजर नेम लिखिए, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ इंसर्ट EMP। ये इंसर्ट EMP लिखा। अब आपको यहाँ कुछ पैरामीटर पास करने हैं, जैसे EMP नेम। EMP नेम में जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ गणेशा, ये मैंने गणेशा लिखा, ठीक है। ये वेरकर टाइप की इस वजह से मुझे सिंगल कोट्स यहाँ पास करने हैं, क्योंकि EMP वेर नेम आपको वेरकर टाइप का लेना है, कैरेक्टर टाइप का, सिंगल कोट्स में आपको वैल्यू पास करनी है। दूसरा हो गया F नेम भी वेरकर टाइप का है तो आपने यहाँ लिख दिया शिवा। और तीसरा आपको सैलरी यहाँ पास करनी है जो कि आपकी न्यूमेरिक है, इंटीजर है, तो आपको इस तरीके से पास करना होगा। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ तो आप देखें 1 रो अफेक्टेड आ गया। इसका मतलब आपका जो डेटा था वो इंसर्ट हो चुका है। इंसर्ट डेटा को कैसे देखेंगे, SP get EMP, आपने ऑलरेडी प्रोसीजर बनाया हुआ है, आप इसे एग्जीक्यूट कराइए। देखिए गणेशा और शिवा यहाँ पर ऐड हो चुका है, जिसमें आपका 2000 भी आ गया। दोस्तों इस तरीके से आप अपडेट, डिलीट वगैरह और भी मल्टी स्टेटमेंट लिख सकते हो। अब मल्टी स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं अपन वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक प्रोसीजर बनाया, क्रिएट प्रॉप SP मल्टीपल स्टेटमेंट्स, ठीक है। एज मैं एक सिंपल सी क्वेरी लिख रहा हूँ, सेलेक्ट EMP फ्रॉम सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम EMP सेमीकोलन सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम, कोई दूसरी टेबल और पास कर दीजिए, जैसे मैंने स्टेट टेबल को पास कर देता हूँ और मैं इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करा देता हूँ। तो आप देखिए 2 SQL क्वेरी आपकी यहाँ पास हो चुकी हैं, एक तो EMP टेबल से डेटा रिट्रीव करने की, एक स्टेट टेबल से। अब आप इसे ही को एग्जीक्यूट करा के देखें तो आप यहाँ से देख सकते हैं SP और ये आपने लिखा, इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखें ये आपको दोनों टेबलों के आउटपुट यहाँ पर मिल गए। तो आप दोस्तों आपने देखा है किस तरीके से आप एक स्टेटमेंट को कॉल करके, एक स्टोर प्रोसीजर को कॉल करके आप मल्टीपल टेबल्स के डेटा को रिट्रीव कर पा रहे हैं। अगर एक तरीका और होता है स्टोर प्रोसीजर को कॉल करने का, जैसे आप SP इंसर्ट EMP को कॉल करना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक करके और एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ जाके आप वैल्यू असाइन कर दीजिए। मैं कोई भी फेक वैल्यू इस तरीके से डाल देता हूँ, ये मैंने वैल्यू डाल दी, ओके के ऊपर क्लिक करा तो ये प्रोसीजर आपका एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अगर आप इस टेबल को देखें तो आपको ये डेटा मिल जाएगा जो आपने अभी इंसर्ट किया है। अगर मैं इस टेबल को देखूंगा तो आप देखेंगे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये आपके सामने इस तरीके से एग्जीक्यूट हो गया। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी सारे वीडियोस बनाने जा रहा हूँ ASP.NET। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा कि एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू स्टोर्ड प्रोसीजर को कैसे मैं कॉल कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।